हेलो एवरीवन। तो आज का पार्ट इस तरह से स्टार्ट होता है कि हमें दिखाते हैं कि आंटी जीलान किसी न किसी तरह से शीशियों को तलाश करती हुई उसी एरिया में पहुंच जाती हैं और जूऑन किसी काम से बाहर गई हुई थी। वो चोरी छुपे उनकी बातें भी सुन लेती हैं। आंटी उसे यही कह रही थी कि तुम इतनी लग्जूरियस लाइफ गुजारते थे, अब देखो कहाँ पर पहुंच गए हो, किसने तुम्हें इतना इन्फ्लुएंस किया है। और ऑफ कोर्स वो जूऑन के अलावा और किसके इन्फ्लुएंस में आ सकता था। यहाँ पर वो कहता है मुझे खुद तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं किसी भी हालात में रह सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जूऑन की फिक्र होती है। मैं उसके साथ इस तरह के हालात में, इस तरह की कंडीशन में और नहीं रहना चाहता। तो क्या आप किसी तरह से कुछ करके मेरे बैंक कार्ड्स जो सस्पेंड हो चुके हैं उनको दोबारा से स्टार्ट करा सकती हैं। और इतने में जूऑन भी वहाँ पहुँच जाती है। आंटी उन दोनों को देखती हैं और कहती हैं कि शीशियाओ मेरी सोच से भी ज्यादा टफ निकला। बस यही बात देखकर मुझे तसल्ली हो गई है कि शीशियाओ ठीक ठाक है। और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। अब शीशियाओ जूऑन की खातिर कुकिंग करना भी सीख रहा था और फिर एक दिन उसके लिए कुछ डिशेस बनाता है। इतने में वो कुछ लेने के लिए गया हुआ था कि पीछे जूऑन को एक कॉल आती है और वो थी शीशियाओ के डैड की तरफ से। उसके डैड कहने लगे थे कि मैंने गुयान के बारे में जितनी इन्वेस्टिगेशन कराई है, मुझे सब उसके राज पता चल चुके हैं। तुम गुयान की बायोलॉजिकल डॉटर हो। क्या तुम्हें पता है कि जब तुम्हारे डैड ने फैक्ट्री खोली थी, उनकी कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में लो ग्रेड का मटेरियल पता है किसने डलवाया था? उसके पीछे भी गुयान का ही हाथ था। और बस ये सुनते ही जूऑन को बचपन की यादें आने लगती हैं। उसके डैड के ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया था कि उनके घर का सामान कर्ज लेने वाले उठा कर लेकर जा रहे थे। और डैड भी अक्सर गुयान से लड़ाई किया करते थे कि ये सब तुम्हारे गलत फैसलों की वजह से हुआ है। जूऑन को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत रखती है क्योंकि अब की बार वो शीशियाओं को लेकर कोई भी बाजी लगाने वाली नहीं थी। वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें गुयान के खिलाफ सबूत ला कर दे सकता, उस पर मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करा ली है और ये मेरी शर्त यही है कि तुम शीशियाओं को वापस भेजोगी। लेकिन जूऑन कहती है कि मुझे कोई भी डील एक्सेप्टेबल नहीं है। अब शीशियाओ वापस आता है, वो दोनों इकट्ठे खाना खाते हैं, लेकिन जूऑन उसे कोई बात भी नहीं बताती। शीशियाओ कह रहा था कि यहाँ पर अगर हमें अपने टेस्ट की तैयारी करनी है तो हमें स्कूल से अपने एडमिशन के लिए कुछ फाइल्स लानी पड़ेंगी। लेकिन ये सुनते ही जूऑन डर जाती है और कहती है एक दो दिन के लिए भी सही, लेकिन मैं वापस पिंगचुआन नहीं जाना चाहती। शीशियाओ उससे कहता है कि आगे हमारे कैरियर का सवाल है, आगे एडमिशन कैसे हो पाएगा, जाना तो हमें पड़ेगा ही, 2 दिन के लिए जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन जाने से पहले उनकी बहुत बड़ी विश थी, स्पेशली जूऑन की, कि वो स्नोफॉल देखना चाहती हैं। अब यहाँ पर शीशियाओ से अपने साथ एक हाई पॉइंट पर लेकर जाता है। वहाँ पर एक ग्लास से बना हुआ ब्रिज था। शीशियाओ को हाइट से डर लगता था, वो डरे भी जा रहा था, लेकिन फिर भी जूऑन के साथ था। जूऑन जब उसे डरे हुए देखती है तो कहती है कि तुम मेरा हाथ पकड़ो और बस आंखें बंद कर लो, और इसके साथ ही उसे अपने साथ साथ चलाती रहती है। उसे भरोसा देती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हाँ, तुम्हें हाइट से नहीं बल्कि गिरने से डर लगता है। फिर फाइनली जब वो लोग काफी आगे तक पहुंच जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है यहाँ पर कि शीशियाओ आंखें खोलता है और बहुत डर जाता है। लेकिन यहाँ पर जूऑन उसे तसल्ली देती है, उसका सहारा बनती है और उससे कहती है कि तुम आगे के नज़ारे को देखो, बस सामने देखो, फ्यूचर कितना सुंदर है। और वाकई वहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर खड़े होकर शीशियाओ उसे किस करता है और जैसे ही वो किस करता है इतने में वहाँ स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। जूऑन का बहुत बड़ा सपना था जो पूरा हो गया था। अब वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम एक साथ हर समय देखेंगे, अच्छा बुरा बस एक साथ ही गुजारेंगे। बस उनकी जिंदगी का जैसे एक ही गोल था कि चाहे जो भी करना है बस हमने एक साथ ही रहना है। और इसके बाद वो दोनों ट्रेन स्टेशन पर खड़े होकर इकट्ठे एक विश भी मांगते हैं। और शीशिया और जूऑन की एक ही विश थी और वो ये थी कि काश हम दोनों हमेशा इकट्ठे रह सके। और बस फिर उसके बाद वो इतना सारा सफर तय करके अपने शहर में वापस आ जाते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं, अपनी वो फाइल्स कलेक्ट करते हैं। वहाँ पर टीचर्स उन्हें बेस्ट विशेस दे रहे थे कि तुम लोग एग्जाम रीटेक करो, और स्पेशली जूऑन का एडमिशन तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ शीशिया भी बहुत बदला हुआ लग रहा था। टीचर उसे कहता है कि जूऑन की कंपनी में ही सही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम अब अच्छा परफॉर्म करोगे। अब डैड ने तो हर जगह अपने खबरी छोड़े हुए थे। उन्हें स्कूल के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि शीशियाओ यहाँ पर आया था। वो अपने आदमी को कहते हैं कि शीशियाओ को यहाँ से जाने नहीं देना। और इसके साथ साथ गुयान को उन्होंने शादी के फौरन बाद ही फॉरेन के एक ट्रिप पर भेज दिया था। वो अकेले ही हनीमून मनाने गई हुई थी और अब उसका वापस आने का समय था।
लेकिन मिस्टर लू कहते हैं कि अब मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। शादी पर जो तमाशा हुआ है उसकी वजह से मेरा सर झुक गया है और आज तक मैं लोगों को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को एक्सप्लेन नहीं कर सका। बस मुझे अब गुयान को नहीं देखना, मैं उसे डंप कर चुका हूँ। शी शियाओ अपनी मम्मी के घर जा रहा था, लेकिन ड्राइवर उसे देख लेता है और जबरदस्ती जू वॉन के नाम पर उसे ब्लैकमेल करके अपने साथ बिठा लेता है। जबकि उधर हमें लू ही का हाल दिखाते हैं। वो पूरे ही ठग्स के एरिया में एकदम बदनाम हो गया था। कोई उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। जिससे काम मांगता था वो बस 100-200 पकड़ाकर उसे टरखा देता था। गुयान वापस आती है। वो मिस्टर लू से मिलना चाहती थी, लेकिन वो उसे मिलने से इनकार कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने असिस्टेंट से कहकर उसका सामान भी बाहर फेंकवा देते हैं। उसे बहुत जलील करके वहां से निकाल दिया गया था, वो डंप हो चुकी थी। अब शी शियाओ जब अपने डैड से मिलता है तो वो टेबल पर सामने शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट रख कर बैठे हुए थे और उससे कहते हैं, बस अपने हिस्से के शेयर्स तुम मेरे नाम पर कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे कार्ड्स भी चालू कर दूंगा। फाइन आर्ट स्टडी करना चाहते हो वो भी पढ़ने दूंगा। बस डैड को हर कीमत पर उसके शेयर्स से मतलब था और ये बात शी शियाओ को अंदाजा हो चुकी थी। वो कहने लगता है कि मेरी मम्मी के साथ भी आपने ऐसा ही व्यवहार रखा हुआ था ना, सिर्फ बिजनेस डील्स, पैसा, शेयर्स और पावर से आपको मतलब थी, मेरी मम्मी की भावनाओं से नहीं। आपको मैं कभी माफ नहीं कर सकता। डैड जाते हुए फिर से उसे धमकी लगाते हैं, लेकिन शी शियाओ ये कहकर जाता है कि मुझे मजबूर ना करें कि मैं ये सारा इशू ग्रैंडपा के पास लेकर चला जाऊं। अब वो जैसे ही बाहर निकलता है तो वही नागिन खड़ी हुई थी। गुयान आकर उसे कहने लगती है कि तुम्हें पता है तुम्हें जू ऑन ने कितना बेवकूफ बनाया है। वो मेरे हाथों यूज होती थी और तुम्हें उल्लू बनाती थी। शी शियाओ उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है, जो भी किया था जू ऑन ने मजबूर होकर किया था, मुझे उस पर पूरा भरोसा है और जो कुछ इस वक्त आपके साथ हो चुका है ये एक दिन होना ही था, मुझे पूरा विश्वास था। अब शी शियाओ जाता है जू वॉन के घर पर और उससे कहने लगता है कि आज रात ही हम यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जू वॉन कहती है कि अभी बहुत से मैटर्स हैं जो हैंडल करने हैं और पैकिंग भी करनी है। और साथ ही वो समझ गई थी कि अपने डैड की वजह से डरा हुआ है। वो कहने लगती है कि तुम्हारे डैड ने मुझसे भी कांटेक्ट किया था, लेकिन मैंने उनकी डील एक्सेप्ट नहीं की थी। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगे। और फिर जू वॉन कहती है कि मैं भी जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन रात की टिकट मिल ही नहीं रही थी। टुमारो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग की टिकट मिल गई और हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब जियांग को फिर से उसके डैड ने बुलाया हुआ था और अब की दफा वो उसका साइज लेकर उसके लिए कस्टमाइज्ड ड्रेस भी तैयार करा रहे थे। कहते हैं कि जब कभी भी मीटिंग्स में या डिनर्स में जाना होगा तो अब यही सूट पहन कर चलना। जब वो अपना ड्रेस ट्राई कर रहा था तो तब डैड को मिलने के लिए ग्रैंडपा आते हैं। मैंने सुना है कि तुम जियांग को लेकर एक बिजनेस डिनर पर गए हुए थे। ये मत भूलो कि इन सब पर सिर्फ और सिर्फ शी शियाओ का अधिकार है और वो एक इलेजिटिमेट है और वो ही रहेगा। बस इसी बात को लेकर डैड की और ग्रैंडपा की काफी लड़ाई होती है। वो कहते हैं कि मेरे बेटे को कम से कम ऐसे तो ना बोले, है तो वो मेरा ही खून और आपका भी। लेकिन ग्रैंडपा को तो सिर्फ शी शियाओ ही प्यारा था। ये सारा कुछ जियांग भी सुन लेता है। डैड अंदर जाते हैं और उससे कहते हैं, वैसे तुमने सुन तो लिया होगा, अब ये मौका है कि तुमने खुद को नीचा नहीं देखना बल्कि अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करना है। तुम मेरा खून हो और तुम ये सारा कुछ शी शियाओ से लड़कर हासिल कर सकते हो। बस मेरी एडवाइस को फॉलो करना है और मैं जो कहूँ वैसा ही करना है। अब जियांग पहले ही बहुत अपसेट था। उसके बाद वो जैसे ही घर जाता है तो उसे पता चलता है कि आज जू वॉन आई हुई है। वो छत पर उससे मिलता है, उससे कहता है कि तुम और शी शियाओ ठीक तो हो ना। वो कहती है हाँ ठीक है और हम कल वापस जा रहे हैं। अब की दफा वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, लेकिन मैं स्टार्ट से ही तुम्हें लाइक करता था। शी शियाओ ही क्यों, क्या तुम मेरे लिए फीलिंग्स नहीं रख सकती, मेरे साथ यहाँ नहीं ठहर सकती। वो तो उसका ये रूप देखकर हैरान हो गई थी। उससे कहने लगती है, क्या तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा हुआ है। और फिर उसे क्लियर कर देती है कि तुम्हें हमेशा मैंने सिर्फ एक फ्रेंड की नजर से देखा है। अब जियांग का मूड और भी खराब हो जाता है। वो जैसे ही घर जाता है तो मम्मी ने उसके रखे हुए बक्स को भी फेंक दिया था। ये देखकर वो और भी चिल्लाता है और कहता है, ये सब आपकी वजह से है। हर कोई मुझे लुक डाउन करता है। शी शियाओ क्यों ऊपर है और मैं नीचे क्यों मैं एक इलेजिटिमेट हूँ। उसकी मम्मी पहले ही बहुत दुखी रहती थी। वो भी गुस्से में आ जाती हैं, उसे 1-2 थप्पड़ भी लगाती हैं और कहती हैं कि तुम जो भी हो मेरा इकलौता सहारा हो, खुद को ऐसे जलील ना करो। अब वो नाराज होकर घर से बाहर चला गया था और एक जगह बैठकर ड्रिंक कर रहा था। यहाँ पर लूही भी आ जाता है। वो खाली हाथ हो चुका था, उसे कोई काम भी नहीं देता था और बस वो गुस्सा निकालने के लिए ड्रिंक कर रहा था। इतने में उसे पता चलता है कि उसके बाजू में जियांग बैठा हुआ है जो कि जू वॉन का फ्रेंड है। वो उसे चिढ़ाता है और कहता है
कि वो लड़की जुवॉन, देखा तुम्हें छोड़कर शीशियाओ के साथ भाग गई है, कभी वापस नहीं आएगी। जियांग भी ड्रंक था, वो कह बैठता है वो भागी नहीं है, वो वापस आ चुकी है। बस लूही का यही सुनना था और इसी चीज से उसे मतलब था। वो तो कब से तरस रहा था कि उसने जुवॉन से बदला लेना है। तो अब वो ऐसा करता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब जुवॉन अपना सामान लेकर वहां से जाने की तैयारी में थी, तो एक वैन लेकर जाता उसे किडनैप कर लेता है। तो वो एक वीरान सी खंडर बिल्डिंग में थी और यहाँ पर लूही अपने गुंडों के साथ खड़ा हुआ था। उसका फोन लेता है और शीशियाओ को कॉल मिलाता है। शीशियाओ से कहता है कि तुम्हारी प्यारी छोटी सी झूठी मेरे पास बैठी हुई है, अगर इसे बचाना है तो अकेले आना। जुआन तो अपना मुंह भी नहीं खोल रही थी। वो उसे 2-3 थप्पड़ निकालता है तो बेचारी की आवाज निकलती है और उसकी आवाज इतनी दर्द भरी सुनकर शीशियाओ तड़प उठता है। वो बहुत चिल्लाती है कि शीशियाओ यहाँ मत आना, लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था, वो वहां पहुंच ही जाता है। अब लूही ऐसा करता है कि जुआन को पकड़ लेता है और उसकी जान को दाव पर लगाकर वो शीशियाओ को ब्लैकमेल कर रहा था। शीशियाओ बेचारे के हाथ पैर बंध गए थे। वो ये कहने पर मजबूर हो गया था कि जो तुम चाहो करो, लेकिन जुआन को हाथ ना लगाना। अब लूही बहुत फायदा उठाता है और इसी शर्त पर उसे ब्लैकमेल करता है। कहता है मेरे सामने नील डाउन करो। वो नील डाउन होता है, उसकी फोटो भी बना लेता है, उसका बहुत मजाक उड़ाता है। कहता है तुम्हें झुका हुआ गिरा हुआ देखकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली हो रही है। जब वो ये सारा कुछ करने में मसरूफ था तो उसी समय जुआन ने किसी तरह से अपने हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश की हुई थी और फाइनली वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। अब उसे पास ही पड़ी हुई एक ब्रिक मिलती है और इसके साथ ही वो लूही पर अटैक कर देती है और इसके साथ ही शीशियाओ भी जैसे ही जुआन को सेफ देखता है तो वो भी फाइट करता है। और बस इसी फाइट के बीच लूही एक दफा जुआन पर अटैक करने वाला था कि बीच रास्ते में शीशियाओ आ जाता है और वो खुद घायल हो गया था। उसके दिल के करीब अटैक हुआ था, उसकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। लूही ये सारा कुछ देखकर डर जाता है और बस वो तो वहां से भाग गया था। लेकिन इस सारा समय खुद जख्मी होने के बावजूद भी शीशियाओ जुआन को प्रोटेक्ट कर रहा था और उसे कह रहा था डरो मत, कुछ भी नहीं होगा। और बस उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। शीशियाओ हॉस्पिटल में एडमिट था, उसकी हालत काफी क्रिटिकल लग रही थी। पूरी फैमिली भी वहां पहुंच जाती है, स्पेशली शीशियाओ के डैड। वो सारा गुस्सा जुआन पर निकालते हैं और उससे कहते हैं यही दिन देखना चाहती थी ना, इस हाल को पहुंचाना चाहती थी मेरे बेटे को। पहले ही जुआन बेचारी इतनी डरी हुई थी, इतनी दुखी थी, ऊपर से उसे ताने भी सहने पड़ते हैं। वो बहुत सेंसिटिव थी, ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती। इतने में ग्रैंडपा उसे अपने पास बुलाते हैं। दादाजी कहते हैं कि मैं तुमसे कोई डील नहीं मांग रहा, मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तुम्हारी और हमारी दुनिया अलग है। तुम्हारे साथ जब जब शीशियाओ रहेगा इसी तरह से मुसीबतों में पड़ता रहेगा। अगर तुम उससे सच्चा प्यार करती हो तो उसको एक लग्जरी लाइफ जीने दो जैसा वो पहले जी रहा था। उसे खतरों में ना डालो, उसे छोड़कर चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे जाने से ही वो सेफ रह सकता है। देखा है उसकी जिंदगी को तुमने दाव पर लगाया है। ये सुनते ही जुआन बहुत सैड हो जाती है। अब की बार ये कोई डील नहीं बल्कि एक बूढ़े से दादाजी थे जो उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे। वो उनके सामने झुकती है, उनसे सॉरी करती है, कहती है बस मुझे देखने दे कि एक दफा शीशियाओ जिंदा बच गया है, सेफ है, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और बस इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।